स्वागत है आपका। यूपी के दिल में क्या है में। यूपी में चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। नेता पाले बदलने लगे हैं। जुबानी जंग 7वें आसमान पर है। मायावती के खिलाफ बयान देकर सुर्खियों में आए दयाशंकर ने अब उन्हें खुलेआम चुनौती दी। मैं तो चैलेंज करता हूं मायावती जी को कि सामान्य सीट पर 403 में से कोई भी सामान्य सीट चुन लें, उस पर मेरी पत्नी निर्दल चुनाव लड़ेगी। आपके अंदर हिम्मत हो तो लड़ करके दिखाइए। सियासत में बाजी का पलट जाए कोई दयाशंकर सिंह से पूछे। जिस दयाशंकर सिंह के बहाने कल तक मायावती बीजेपी के पाले में जा रहे दलित वोट बैंक को साधने में जुटी थी, वही दयाशंकर अब मायावती के सवर्ण वोट बैंक पर डाका डाल रहे हैं। लिहाजा अब तो दयाशंकर सिंह का नाम सुनते ही मायावती तमतमा जाती हैं। मेरे पास टाइम नहीं है। आपका जो चैनल है ना, उनके पास और खबरें तो कुछ है नहीं। मायावती की ये खींच यूं ही नहीं है। पति दयाशंकर के बचाव में जिस तरह से उनकी पत्नी स्वाति सिंह ने मायावती के खिलाफ मोर्चा खोला, मायावती को वैसी उम्मीद जरा भी नहीं थी। बाजी उल्टी पड़ी तो बीएसपी सुप्रीमो को फौरन गलती का एहसास हो गया। लेकिन अब बारी बीजेपी से निष्कासित दयाशंकर सिंह की है। लिहाजा वो खुलेआम मायावती को चुनौती दे रहे हैं। मैं तो चैलेंज करता हूं मायावती जी को कि सामान्य सीट पर 403 में से कोई भी सामान्य सीट चुन लें, उस पर मेरी पत्नी निर्दल चुनाव लड़ेगी। आपके अंदर हिम्मत हो तो लड़ करके दिखाइए। मायावती को सामान्य सीट से पत्नी स्वाति के खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती देकर दयाशंकर सीधे मायावती के सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को चुनौती दे रहे हैं। ठाकुर वर्ग से ताल्लुक रखने वाले दयाशंकर सिंह किस पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन मायावती के खिलाफ उनकी पत्नी स्वाति सिंह की मुहिम को बीजेपी का समर्थन हासिल है। आज तक ब्यूरो। मायावती के खिलाफ बयान भले ही बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष दयाशंकर ने दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही उनकी पत्नी स्वाति सिंह। स्वाति ने जिस तरह से मायावती को बैकफुट पर ला दिया, उससे पूरा बीजेपी खेमा उत्साहित है। कुछ देर पहले दयाशंकर और स्वाति सिंह ने आज तक के स्टूडियो में बीएसपी प्रवक्ता से जमकर बहस की। एक बार फिर देखिए ये बहस। बीजेपी से निकाले गए नेता दयाशंकर सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। उनकी पत्नी स्वाति सिंह हैं और हमारे साथ ऋतु सिंह जी हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। दयाशंकर जी, आपको ऐसी जरूरत क्यों महसूस हुई मायावती को ये चुनौती देने की कि वो आपकी पत्नी स्वाति सिंह के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं? इसलिए पड़ी कि मैंने मायावती जी के खिलाफ में जो टिप्पणी किया था, जो उदाहरण दिया था, उससे तो उनकी स्वाभिमान को बहुत चोट पहुंची थी। लेकिन मेरी माइनर बेटी, मेरी बुढ़ी माँ, मेरी पत्नी, मेरी बहन के बारे में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के सभी नेताओं, जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नेतृत्व में हजरतगंज चौराहे पर जिस तरह का नंगा नाच किया, और उस पर मायावती जी आज तक नहीं तो माफी मांगी और नहीं आज तक उन लोगों को गिरफ्तार करने के पे ही कोई पहल की। इसलिए मैंने कहा कि जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती हैं, तो आज सर्वजन उनके हाथ से चला गया है, आज उनके साथ नहीं है। यदि उनको इसमें विश्वास है तो वो सामान्य सीट पर लड़ करके दिखावें, तो उनका एहसास हो जाएगा कि उनके पास कौन है। ऋतु सिंह जी, क्या ये चुनौती स्वीकार करेंगी आपके अध्यक्ष? इससे बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ी थी। सर, ये आप तय मत करिए कि हमारे साथ कौन है या कौन नहीं है, ये समय तय करेगा। ये आप तय करने वाले नहीं होते, समय पे छोड़ दीजिए। ये इलेक्शन जब होगा, ये समय तय करेगा। तो चुनाव लड़ने में चुनौती स्वीकार करने में क्या है? लड़ लें आकर, क्यों नहीं कहती हैं? क्यों? आप बताइए ना, आप कहां से लड़ेंगे? चुनाव लड़िए, हम आप कहीं से भी लड़िए। स्वाति सिंह को वही भेज देंगे। आप ये बताइए, बीजेपी से चुनाव लड़, आपकी वाइफ लड़ रही है या नहीं लड़ रही है? आप ये पहले बताइए। इसको भेज देंगे। आप बताइए, आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? बीजेपी से चुनाव लड़, मतलब आपकी वाइफ लड़ रही है? नहीं, बहन जी जहाँ से कह दें वही स्वाति सिंह को भेज देंगे। स्वाति सिंह वहीं से मुकाबला करेंगे। बहन जी की बात, बहन जी के पास फालतू की बातों के लिए समय नहीं है। बहन जी के पास आपको अपनी मिसेज को जहाँ से चुनाव लड़वाना है वहाँ से लड़वाइए, जनरल से या जहाँ से भी लड़वाना लड़वाइए। बहन जी सुन लीजिए, बहन जी डर गई हैं। बहन जी ने बहन जी कोई नहीं, बहन जी आपके पास बहुत समय फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए, और कहीं बहन जी के पास फालतू समय नहीं है। जो लोगों, क्योंकि हर ये आपके पास फालतू समय है फालतू बातें करने का। आपके हस्बैंड ने इतनी लोग मेरे साथ भाषा ऐसी बोल के अपने आप को जो लाइमलाइट में लाए हैं,
हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आपकी फालतू की बातों का जवाब दें। आपको जहाँ से इलेक्शन लड़ना है आप लड़िए, जिस पार्टी से लड़ना है आप बता दीजिए भाषा कि आप बोली कहाँ से उससे लड़ेंगे। कहीं ज्यादा गंदी बातें बसपा वालों ने बोला, और ये बात मुख्यमंत्री जी भी बोल अरे चुके हैं। आपके हस्बैंड ने तो बहुत ही गंदी बात, रामचंद्र राजभर और उनके सभी लोग जो पूरे प्रदेश भर के लोग आके हजरतगंज चौराहे पर क्या कर रहे थे। ठीक है रितु जी, मैं आपसे एक सवाल ये अच्छा ये बताइए, बहन जी टिकट बेचती है कि नहीं बेचती है, आप बताइए। आपने कितने में खरीदा है पहले आप बताइए। बहन जी टिकट बेचती है कि नहीं बेचती है, टिकट की गोली लगाती है कि नहीं लगाती है, आप ही बताइए। आपने कितने में हम खरीदा है? नहीं, जो आपने कितने में खरीदा है? नहीं कहा, नहीं आपने कितने में खरीदा है बताइए। आप बताइए काफी राम जी मुझे आप बताइए कितने में खरीदा आपने। नहीं, अरे बहन जी के टिकट का मुझे आवश्यकता नहीं है तो हम तो खरीदेंगे। बहन जी के टिकट की आवश्यकता नहीं है मुझे। बहन जी के लोग बता रहे हैं, आर.के. चौधरी जी कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं। आपको इल्जाम लगाने से पहले प्रूफ करना चाहिए, आप कैसे बोल रहे हैं? नहीं, बहन जी के लोग कह रहे हैं, आर.के. चौधरी कह रहे हैं। अरे दोस्तों का कहना तो क्या है, वो सब बीजेपी में जा रहे हैं। जुगुल किशोर जी कह रहे हैं, जो काशीराम जी ने बनाया वो काशीराम जी के साथी कह रहे हैं। करिए ना, आपने कितने में खरीदा, मैं आपसे पूछ रही हूँ कितने में खरीदा आपने टिकट बताइए। बोलना तो बहुत आसान होता है, प्रूफ करिए। बहुजन समाज पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि कितने में खरीदा। आपने कितने में खरीदा बताइए मुझे। उनके एमपी कह रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ आपने कितने में खरीदा टिकट बताइए। जी सुन लीजिए, जो आपने टिकट में जो हम तो खरीदेंगे, हम तो खरीदेंगे। फिर आप क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? क्यों इस टिकट की बात कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? माफिया खरीद रहे हैं, गुंडे खरीद रहे हैं, स्मगलर खरीद रहे हैं, आपने खरीदा नहीं, आपको अपराधी खरीद रहे हैं, हम तो खरीदेंगे। लगाते जो लगाइए, दुनिया बोलती है आपके बारे में भी, लोग कुछ कुछ बोलते होंगे, सबके बारे में कुछ कुछ बोलते हैं लोग। जो घोटालेबाज पैसा देंगे, जो माफिया पैसा देंगे, आप बताइए अगर आपको लगता है। दयाशंकर जी, ऋतु जी, स्वाति जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद आज तक से आप जुड़े और अपनी बात आपने। सियासी गलियारे में जैसी अटकलें लगाई जा रही हैं, हुआ ठीक वैसा भी। कभी मायावती के राइट हैंड रहे बीएसपी के बागी स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली, लेकिन इस दौरान उनकी जुबान एक बार फिसली जरूर। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी। यूपी चुनाव से पहले ही सियासत का जोड़ घटाव शुरू हो गया है। बीएसपी के बागी स्वामी प्रसाद मौर्य ने हर पार्टी में संभावना तलाशने के बाद आखिरकार बीजेपी पर दांव लगाया है। दिल्ली में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में समर्थकों के साथ वो भगवा रंग में रंग गए। हालांकि जुबान जरा सी लड़खड़ा गई। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का निर्देश था कि आज की तिथि पर आपकी अकेली बहुजन समाज पार्टी में सम्मिलित होने का कार्यक्रम होगा। बहुजन समाज पार्टी में सम्मिलित होने का कार्यक्रम होगा। बहुजन समाज पार्टी में सम्मिलित होने का कार्यक्रम होगा। शेष भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने का कार्यक्रम होगा। कहते हैं जो इंसान के मन में होता है वही जुबान पर आता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के मन में क्या चल रहा है ये तो वही जानते हैं। लेकिन जब से मायावती को पता चला है कि मौर्य ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, वो उनका नाम भी सुनना नहीं चाहता। हमारी पार्टी में जो इस किस्म के जो आया राम या गया राम किस्म के जो लोग हैं, तो उनके ऊपर मैं अपनी प्रतिक्रिया देकर तो अपनी एनर्जी और अपनी जिंदगी के कीमती समय को मैं खराब नहीं करना चाहती। स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर मायावती का ये गुस्सा लाजमी है। हालांकि गुस्सा तो बीजेपी खेमे में भी है, क्योंकि ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो बीएसपी में रहते हुए खुलेआम हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलते रहे हैं। अब देखना होगा कि भगवा ब्रिगेड मौर्य के बचाव में क्या मजेदार तर्क देती है। आज तक ब्यूरो। यूपी चुनाव के साइड इफेक्ट हर पार्टी में दिखने लगे हैं। बीएसपी में भगदड़ मची है तो समाजवादी पार्टी में घमासान। बदायूं से समाजवादी पार्टी के विधायक आबिद रजा को पार्टी ने बाहर का रास्ता तो दिखाया, तो उन्होंने मुलायम के भतीजे और बदायूं से सांसद धर्मेंद्र यादव को ही सीधे चुनौती दे दी है। खास बात यह है कि आबिद रजा को आजम खान का खासम खास माना जाता है। सीधा सांसद धर्मेंद्र यादव जी से कहना चाहता हूं कि मैं विधायक पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं और वो सांसद पद से इस्तीफा दें, मैं उनसे चुनाव लड़ने को तैयार हूं। अगर मैं चुनाव हारा तो राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर वो हारे तो कहीं भी एडजस्ट हो जाएंगे। बदायूं सदर से समाजवादी पार्टी के बागी विधायक आबिद रजा की ये चुनौती
सिर्फ मुलायम सिंह के भतीजे और बदायूं से सांसद धर्मेंद्र यादव को नहीं है, बल्कि ये चुनौती पूरे समाजवादी कुनबे को है। धर्मेंद्र यादव के लिए ये चुनौती इसलिए भी अहम है क्योंकि आबिद रजा को आजम खान का बेहद खास माना जाता है। 3 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आबिद ने धर्मेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोला तो पार्टी ने उन्हें और उनकी पत्नी को पार्टी से निलंबित कर दिया। यहाँ हमें एक सच बोलने की सजा मिली है और बिना हमारा पक्ष जाने हमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से ये उम्मीद नहीं थी। कम से कम अगर हमने कुछ कहा था तो उसकी जांच तो करवाते, लेकिन फिर भी परिवारवाद जीत गया, अवामवाद हार गया। अवाम हम बदायूं की जनता के साथ थे, लेकिन आने वाले समय में इसका जवाब जनता दे देगी। आबिद की पत्नी फातिमा रजा नगर पालिका अध्यक्ष हैं। आबिद रजा और फातिमा ने धर्मेंद्र यादव पर ठेकों में भ्रष्टाचार और अवैध खनन जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस आरोप के बाद समाजवादी पार्टी ने दोनों को बाहर का रास्ता दिखाकर इशारों ही इशारों में उन लोगों को संदेश दिया है जो पार्टी में रहते हुए मुलायम कुनबे की मुखालफत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार और ये जो श्री सैफई परिवार कुछ भी कर सकता है। मुझे वैसे मालूम नहीं है क्या आरोप लगाया, क्या सच है क्या सच नहीं है, लेकिन सैफई परिवार कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करा सकता है। समाजवादी पार्टी में घमासान के बीच बीजेपी को बोलने का मौका मिल गया है। वहीं दूसरी ओर मुलायम कुनबा इस मुद्दे को ज्यादा तूल देने से बच रहा है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि आबिद पर कार्रवाई करके पार्टी ने इशारों ही इशारों में आजम खान को भी संदेश दे दिया है। अंकुर चतुर्वेदी, बदायूं, आज तक। इलाहाबाद के एक निजी स्कूल में राष्ट्रगान पर 12 साल से प्रतिबंध लगा है, लेकिन जिला प्रशासन ने सख्त एक्शन लेते हुए स्कूल मैनेजर जियाउल हक को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा स्कूल को सील करने का भी आदेश जारी हो गया है। भारत का भाग्य विधाता, मतलब यहाँ के इंसानों का भाग्य विधाता भारत है, तो इस नाते से ये मुस्लिम अगर ऐसा गाएगा तो गलत हो जाएगा। भारत में रहकर भारत की ऐसी मुखालफत करना भला किसे बर्दाश्त होगा? न लोगों को, न संविधान को और न ही कानून को। इलाहाबाद के एक निजी स्कूल के प्रबंधन ने पिछले 12 सालों से अपने यहाँ राष्ट्रगान पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन अब खबर सामने आने के बाद स्कूल के प्रबंधक के खिलाफ न सिर्फ देशद्रोह के मामले में FIR दर्ज की गई है, बल्कि स्कूल को सीज करने का आदेश भी दे दिया गया है। देश विरुद्ध या देश के नेशनल एंथम के विरुद्ध जो भी इन्होंने जो बात किया था, उसके तहत एक FIR दर्ज किया जा रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल सिंबल्स एंड मॉन्यूमेंट्स की कानून के तहत एक त्रिस्तरीय कमेटी, जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी है, खंड शिक्षा अधिकारी है और अन्य जिला स्तर के एक अधिकारी को नामित करके इनकी स्कूल की मान्यता एवं इनकी स्टेटमेंट की जो भी है सबूत के साथ इनकी इंक्वायरी करा के ये सारी चीज़ हम कार्रवाई करेंगे। देर से ही सही, लेकिन जिला प्रशासन की नींद खुली जरूर। MA कॉन्वेंट स्कूल प्रबंधक के खिलाफ देश विरोधी बयान देने और राष्ट्रगान के अपमान के साथ ही बगैर मान्यता के स्कूल चलाने का केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने तत्काल स्कूल के प्रबंधक जियाउल हक को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस अफसरों के साथ ही BSA समेत 3 सदस्यीय कमेटी करेगी। स्कूल की स्थापना 12 साल पहले हुई थी और तब से आज तक 4 दीवारी के भीतर महज एक कट्टरपंथी और बेतुकी सोच की वजह से राष्ट्रगान जनगण मन नहीं गूंजा है। उम्मीद है कि जिला प्रशासन का सख्त फैसला देश के भीतर ऐसी सोच रखने वालों के लिए एक सबक साबित हो। इलाहाबाद से विमल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी के दिल में क्या है, मैं आज इतना ही। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।